हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं अभी आप लोगों को बस्ती द्रव्य जो बनाना है, संभार विधि, वह मैं अपने अभी बताऊंगा। तो मैं ये बताऊंगा कि हम लोगों को बस्ती द्रव्य किस तरह से प्रिपेयर करना है, और किस तरह से काढ़ा का जो नींबू बस्ती है वह किस तरह से बनाना है, और व्यवहारिक उसका क्या मतलब, प्रैक्टिकली हम लोग किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या मेडिसिन का यूज़ करते हैं, यह मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है सिद्धि में कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन जो व्यवहारिक है, जो हम लोगों ने देखा है समझा है, इतने साल प्रैक्टिस किया है, अपने गुरु लोगों के पास देखा है, वह मैं उसका सारांश भाग आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जब भी हम बस्ती देते हैं, तो जो मेडिसिन और जो भी चीज़ हम कलेक्ट करते हैं, बस्ती का पुटक है या सिरिंज है, कैथेटर है, वो सब हम कलेक्ट करते हैं, उसको संस्कृत में बोलते हैं संभार संग्रह। मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, संभार संग्रह ऐसा बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि या तो आप बस्ती का पुटक ले लीजिए, जो एनिमा का पॉट होता है वो ले लीजिए, या सिरिंज ले लीजिए। फिर उसके बाद में आप कैथेटर ले सकते हैं, तो उसमें K90 का कैथेटर ज़्यादातर यूज़ होता है आजकल। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, रबर सिंपल कैथेटर लगा सकते हैं, सिरिंज में लगा सकते हैं। तो फिर आपका अलग अलग मेथड हो सकता है, ग्लिसरीन सिरिंज ले सकते हैं, या फिर मेटल का सिरिंज ले सकते हैं, 100 ml का ले सकते हैं, या फिर आप लोग एनिमा पॉट ही ले लीजिए तो वह भी दिया जा सकता है। एनिमा पॉट से फिर आगे ना कैथेटर को लगा दिया, फिर वो आप लोग दे सकते हैं। जिस तरह का मेथड आप लोगों ने सीखा है, अगर आपको सीखना है तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं आप लोग को बस्ती दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना, मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन वो बस्ती पेशेंट में दिखाना, और क्या है मेन है कि हम सब चीज़ तो दिखा सकते हैं, लेकिन बस्ती के लिए पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। वह पेशेंट जो होते हैं ना, ओपनली हमको अलाउ नहीं करते हैं कि हम इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपनली हम बस्ती दिखाएं, ये अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर वह तो आपको क्लिनिकली किसी क्लिनिक में जाके ही सीखना पड़ेगा। एक दो लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे लाखों करोड़ों लोगों को जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं, प्राइवेट पार्ट्स को ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए, आप लोग को सीखना है तो आप लोग मेरे पास आके बस्ती चीज कैसे देते हैं वह देख सकते हैं। मैं उसके लिए यहाँ ऑनलाइन नहीं दिखा सकता हूँ। मैं वमन दिखा सकता हूँ, बस्ती नहीं दिखा सकता, वमन दिखा सकता हूँ, नस से दिखा सकता हूँ। विरेचन तो मैं नहीं दिखा सकता, विरेचन तो वो पर्सनल मैटर होता है मतलब वो तो वॉशरूम में पेशेंट अपना खुद करते हैं विरेचन। फिर मैं नस से दिखा सकता हूँ, रक्त मोक्षण दिखा सकता हूँ। बस्ती और विरेचन मैं ऑनलाइन नहीं दिखा सकता हूँ। उसको आपको सीखना है तो आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग जब बस्ती द्रव्य बनाते हैं, नींबू बनाते हैं, तो कुछ कुछ स्नेह की भी योजना करते हैं। उसमें कौन कौन सा तेल यूज कर सकते हैं, तो व्यवहार में हम लोग जैसे कि तिल तेल का यूज करते हैं। जो हम लोग नींबू के काढ़ा में तिल तेल डालते हैं, या घृत डालते हैं, या मूंगफली का तेल डालते हैं, या फिर सरसों का तेल डालते हैं, या करंज का तेल डालते हैं, या कोकोनट ऑयल जो रहता है नारियल का तेल डालते हैं, या सूर्यफूल का भी तेल डालते हैं। जो भी चीज़ हम लोग ऊपर से खा सकते हैं वही चीज़ हम लोग बस्ती में भी वही प्रयोग करते हैं। एडिबल ऑयल रहना चाहिए, जो खाने योग्य पदार्थ है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और कैरोसिन आप लोग ऑयल है वो समझ के, वोलेटाइल ऑयल है तो आप पेट्रोल और डीजल का दे, वो बिल्कुल गलत है। शरीर को जो हानि पहुंचाए वो चीज़ का हमें बस्ती नहीं देना है। जो चीज़ पैलेटेबल है, जो शरीर के योग्य है, वही चीज़ का हम लोग को बस्ती के रूप में प्रयोग करना चाहिए। और बहुत बार एलोपैथी के डॉक्टर्स है ना, वो एनीमा जब देते हैं तो साबुन के पानी का जो एनीमा देते हैं, वो मेरे हिसाब से केमिकल का प्रयोग किया जाना वो बहुत गलत है। हम लोग जो वनस्पतियों का जो बस्ती देते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। हम लोग एकदम शुद्ध जो वनस्पति का चीज है, जो हर्बल चीज है, उनका ही प्रयोग करते हैं। अब इसमें नीरू बस्ती जब हम बना रहे हैं, नीरू बस्ती का द्रव्य कैसे बनाना चाहिए, तो नीरू बस्ती का प्रयोग करते समय हमें रोगी का ये देखना है, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः। ये जो फैक्टर्स है कि पेशेंट का दोष क्या है, दुष्य क्या है, प्रकृति क्या है, किस प्रकृति को कौन सा द्रव्य सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा। उसके बाद में प्रकृति, फिर दुष्यम देशम कालम, काल देखना है हमें कि शीत ऋतु है क्या, ग्रीष्म ऋतु है क्या, कौन सी अवस्था है, व्याधि की अवस्था क्या है, उसका अवस्था पाक क्या है, वो देखना है। मतलब हर चीज में काल का महत्व रहता है। फिर क्योंकि काल अगर हम लोग नहीं डिसाइड कर पाए, खाना खाने के बाद दे रहे हैं कि खाना खाने के पहले दे रहे हैं, नीरू बस्ती का काल वह देखना है। प्रातः काल में दे रहे हैं क्या, बारिश बारिश में देख रहे हैं, या दुर्दिन है उस टाइम पे दे रहे हैं क्या, हेमंत ऋतु में दे रहे हैं क्या, ग्रीष्म ऋतु में दे रहे हैं क्या, बच्चों को दे रहे हैं, बाल्यावस्था में दे रहे हैं, युवावस्था में दे रहे हैं, वृद्धावस्था में दे रहे हैं, यह हमें पूरा कंसिडर करना पड़ता है। दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः।
वह भी देखना पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स को देख के फिर हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो किसी को निर्गुंडी क्वाथ, किसी को दशमूल काढ़ा, किसी को अलग अलग रासना सप्तक क्वाथ, पुनर्नवा का काढ़ा, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो उसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा कि कौन कौन से मेडिसिन का हम लोग कौन कौन से व्याधियों में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वो जो निर्माण विधि है वो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने दशमूल का सिलेक्शन किया कि मुझे दशमूल का काढ़ा का देना है, तो इसमें 200 ग्राम जो यवकुट चूर्ण है वो ले लिया, और थोड़ा सा 40 ग्राम मैंने मदन फल डाल दिया, क्योंकि मदन फल है वो बहुत अच्छा आस्थापनोपग है, मतलब आस्थापन को हेल्प करने वाला मदन फल होता है, और दशमूल है वो आस्थापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मतलब मदन फल वामक द्रव्य में श्रेष्ठ है, वामक है, लाइक आस्थापनोपग भी है, आस्थापन में बहुत अच्छा काम करता है। वो आस्थापन का जो भी कार्य रहता है कि दोषों को निकालना है, हम स्रोतों को शुद्ध करना है, जिस तरह से वमन में ऊपर से शुद्धि होती है उसी तरह से नीचे से भी शुद्धि होना जरूरी है। इसलिए आस्थापनोपक बताया है, मदन फल का 40 ग्राम लेना है और दशमूल का यवकुट चूर्ण 200 ग्राम लेना है, और उसमें 3 लीटर पानी डाल के और उसको उबालना है, और फिर 3 लीटर 200 ml इतना पानी डाल के उबालना है। मतलब ये हो गया 3200 ml तक पानी ले लिया हमने, 3 लीटर 200 ml। इसको 1/4 तक उबालते रहना है। उबालते उबालते जब वो 1/4 हो जाए, एक चतुर्थांश हो जाए, तो ये बन जाएगा 800 ml। अंदाज से एक प्रस्त तक ये मात्रा बन जाती है। तो इसको छान देना है और छान के काढ़ा बना के रख देना है। अब इसमें क्या करना है और क्या क्या द्रव्य डालने हैं, एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है निरूबस्ती का वो मैं बता रहा हूँ। तो काढ़ा 800 ml हो गया। मैं फिर से बताता हूँ, दशमूल का जो यवकुट चूर्ण होता है, हम मराठी में भरट चूर्ण बोलते हैं, वह कितना लेना है, तो 200 ग्राम लेना है, और मदन फल है वो 40 ग्राम लेना है। इनको मिक्स करके रख देना है, मदन फल का चूर्ण, और फिर इसको 3 लीटर 200 ml पानी में उबाल देना है। उबालते उबालते 1/4 हो जाए, मतलब 800 ml हो जाए, तो इसको रख देना है। फिर उसके बाद में मधु लेना है 60 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद में सेंधा नमक 5 ग्राम लेना है। फिर तिल तेल लेना है, या सिद्ध तेल हम लोग यूज करना चाहें, जैसे कि कृमिघ्न के रूप में प्रयोग करना चाहें तो करंज तेल, नीम तेल, या फिर हम लोग वात को शमन करने के लिए प्रयोग करना चाहें तो शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, धानवंतर तेल, बला सुगंधादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, कोट्टम चुक्कियादि तेल, मुरी वेणा तेल, ऐसे बहुत सारे तेल हैं। 1.5 लाख तरह के तेल हैं, उसमें से जो पेशेंट के लिए योग्य है उसमें हम लोग 60 ml तक वो तेल को प्रयोग करते हैं, या तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में चूर्ण या कल्क मिलाते हैं। चूर्ण या कल्क जो है वो 40 ग्राम, उसमें हम दशमूल का ही चूर्ण फाइन पाउडर डालते हैं, और मदन फल, इनको मिक्स करके 40 ग्राम तक डाल देते हैं। उसके बाद में कांजी या और कोई द्रव्य हमें डालना है तो वह हम 200 ml तक डालते हैं। मतलब ये टोटल मिला के 1100 ml तक, अप्रोक्सीमेट 1100-1200 ml तक ये द्रव्य बन जाता है। इसके बाद में हमें मेडिसिन जो है वह किस तरह से मिक्स करना है ये सारे द्रव्यों को, तो सबसे पहले ऐसा बताया जाता है कि मधु लेना है और सेंधा नमक लेना है। मधु और सेंधा नमक को मिक्स कर देना है सबसे पहले, क्योंकि मतलब हम जो भी द्रव्य बना रहे हैं ना उसमें भी ऐसे गुटली गुटली नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से डिजोल्व होना चाहिए। तो मधु और सेंधा नमक को सबसे पहले मिक्स कर देना है, उसका एक पेस्ट की तरह बना देना है, और उसके बाद में तेल डालना है। तेल डाल के उसको और अच्छे से मिलाना है। तो तेल हमने कितना लिया, तो 60 ml लिया, तो मधु सेंधा मिला के पेस्ट बना के फिर तिल तेल डाल के उसको और मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद में चूर्ण डालना है या कल्क डालना है, उसको मिक्स करना है, और उसके बाद में काढ़ा डालना है। जो क्वाथ हमने दशमूल का काढ़ा बनाया था मदन फल डाल के, और वो 800 ml तक डाल दिया। इसके बाद में आप लोग प्रश्न पूछेंगे, और वो क्वाथ होता है वो कोष्ण होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब गुनगुना काढ़ा होना चाहिए, थोड़ा सा निवाया होना चाहिए, थोड़ा सा कोष्ण होना चाहिए। तो फिर आप लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि मधु तो मतलब गर्म करने के लिए निषेध किया गया है, तो यहाँ पर मधु में काढ़ा बना के और उसका तेल का बस्ती क्यों दिया जा रहा है, ये आप लोग को क्वेश्चन आएगा। तो इसका ये अर्थ दिया है कि मतलब उसको पूरी तरह से मिक्स कर देना है। इसका ये उत्तर दिया गया है कि यहाँ पर जाठराग्नि की प्रक्रिया नहीं होती है, यहाँ पर शोष्य मान्य बहनी की क्रिया होती है। जब हम ऊपर से कोई भी द्रव्य लेते हैं तो मधु को गर्म करना गलत है, जैसे कि नेचुरोपैथी में दिया जाता है कि गर्म पानी करिए और उसमें मधु डालिए और नींबू डालिए और वो पीजिए। तो मधु जो रहता है वो गर्म करने से विष हो जाता है, और वो विष कब होता है, जब जाठराग्नि की क्रिया होती है। तो यहाँ नीचे से हम दे रहे हैं तो जाठराग्नि तक वो तो निरूबस्ती जा ही नहीं रहा, वहां शोष्य मान्य बहनी है, और ये सारा द्रव्य बस्ती द्रव्य ये सब वापस आ रहा है, मतलब बस्ती का प्रत्यागम हो रहा है, दोषों को खींच के लाता है, कोष्ठ की शुद्धि करता है। तो यहाँ पर मधु जो है वो संयोग मतलब संयोगवाही जो बोलते हैं वो कैटेलिस्ट का काम करता है, और वो मेडिसिन का जो कार्य क्षमता है उसको और अच्छा बढ़ा देता है। तो इसीलिए यहाँ पर मधु डाला है, और यह
नीचे से डाला जाता है, इसमें जाठराग्नि की क्रिया नहीं होती है, शोष्यमान्य वहनी रहता है। शोष्यमान्य वहनी जो शोषण कराता है, एसिमिलेट कराता है, एब्सॉर्प्शन कराता है, फिर वो सारा द्रव्य जो है वो हृदय में जाके और पूरा बॉडी से दोषों को लेके आता है, और फिर वो वापस आता है, बॉडी उसको फिर से रिपेल करके एक्सक्रीट कर देती है, बाहर से निकाल देती है। इसलिए मधु जो है यह गर्म ही होना चाहिए, और मधु जब हम बस्ती के द्वार से देते हैं तो कभी भी दुष्परिणाम नहीं होता है। ऐसा आचार्य लोग जो आप्त वचन है, आचार्य लोगों ने जो बताया है उसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरा क्या है कि ये मधु जो है ये विश्वत होगा ही कैसे, जब इसकी जाठरग्नि की क्रिया ही नहीं हो रही है, और ये तो वापस आना ये अपेक्षा रहती है, तो बॉडी पे कभी भी दुष्परिणाम नहीं होता। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग गर्म करके मधु को, और वो भी मधु कितना डाला हुआ है तो 60 ग्राम तक डालते हैं हम लोग, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वैद्य लोग हैं वो मधु नहीं डालते हैं, कुछ लोग हैं कि वो काढ़ा का सिंपल देते हैं, कुछ लोग तेल डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। अपना अपना मतांतर हो सकता है, अपना अपना परंपरा से सीखा हुआ ज्ञान हो सकता है, लेकिन आइडियली ऐसा देना चाहिए कि काढ़ा जो है 800 ml हो गया, 60 ग्राम मधु हो गया, शहद हो गया, सेंधा नमक 5 ग्राम हो गया, तिल तेल या सिद्ध तेल हो गया वो 60 ml हो गया, और चूर्ण या कल्क हो गया, उसको मिक्स करना है तो एकदम फाइन पाउडर 40 ग्राम हो गया, और कांजी वगैरह कुछ ऐड करना है तो 200 ml हो गया। तो ये टोटल मिला के 1100-1200 ml तक हो जाता है। और ये भी मात्रा जो है दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वया, प्रकृति देखना है, हाइट वेट देखना है, उस हिसाब से कम ज्यादा मात्रा में किया जा सकता है। आइडियली ये होता है 1 से 1.5 तक हम लोग बस्ती देते हैं। इसके बाद में बता रहे हैं कि इसके अलावा व्याधि की अवस्था के हिसाब से निरू बस्ती का हमें जो द्रव्य है वह तैयार करना चाहिए। तो इसमें निरू कभी भी प्लेन काढ़ा का बस्ती नहीं देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा तो तेल जरूर ही चाहिए, क्योंकि स्नेह से क्या होता है कि वह, और यह एक तरह से इमल्शन हो जाता है, तेल और काढ़ा, तेल और पानी का इमल्शन तैयार हो जाता है। इसमें ऑयल के जो ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो तैरते हुए दिखाई देते हैं जब भी हम द्रव्य बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसको हम सस्नेह भी नहीं बोल सकते हैं, अस्नेह भी नहीं बोल सकते हैं। और यह ना काढ़ा का जो व्यापक है कि मतलब वो जोर से काढ़ा निकलता है तो वायु का प्रकोप होने का चांसेस रहता है, तो ये एक तरह से कोटिंग कर देता है अंदर ही अंदर पक्वाशय में। तो इससे क्या होता है कि फिर वो काढ़ा आने में, जाने में, डालने में कभी वायु का प्रकोप नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा स्नेह डालना ही चाहिए। और स्नेह डालने से क्या होता है कि अंदर के स्त्रोतस थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग बाह्य स्नेहन करते हैं, स्नेहन करके स्वेदन करते हैं, तो स्नेहन करने का क्या उद्देश्य है कि जो स्त्रोतस है मृदु हो जाए, रोमकूप है वह थोड़ा खुल जाए, और उसके बाद में स्वेदन देते हैं तो रोमकूपों से अच्छे से पसीना आने लगता है। उसी तरह से अंदर ना हमें एब्सॉर्ब कराना है, एब्सॉर्ब कराना है। तो अगर वो पूरा रुक्ष हो गया है तो अगर हम स्नेहन नहीं कराएंगे और डायरेक्ट निरू दे देंगे तो वो एब्सॉर्ब नहीं होगा, और फिर वो बहुत जोर से वापस आएगा और रुक्षता बढ़ेगी वहां पर। इसलिए रुक्षता को कम करने के उद्देश्य से, और वहां पर जो अंदर अंदर एब्सॉर्प्शन करने के कैपिलरीज हैं उसको भी सॉफ्ट करने के लिए, मृदु करने के लिए हम लोग स्नेह को डालना जरूरी होता है, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। इसी तरह से निरू के निर्माण में स्नेह मिश्रण का जो क्रम है कि पहले सेंधा नमक और मधु को, शहद को मिक्स कर देना है, फिर तेल डालना है, फिर उसके बाद में कल्क डालना है, फिर उसको मिक्स करते करते फिर उसके बाद में कांजी डालना है, और फिर काढ़ा डालना है, ऐसे मिक्स करना है। ये जो क्रम है कि काढ़ा लास्ट में डालना है, इसका अगर हम लोग प्रयोग करें तो वो ज्यादा फायदा होता है। अगर आप क्या करेंगे कि आप काढ़ा बना दिए और ऊपर से मधु डाल दिए, ऊपर से सेंधा नमक डालिए, ऊपर से तेल डाले, वो मिक्स नहीं होगा, फिर उतना अच्छे से मिक्स नहीं होगा। मधु है और वो जाके बैठ जाएगा, नमक है वो जाके बैठ जाएगा, वो मिक्स नहीं हो पाएगा, कितना भी आप हिलाते रहिए वो मिक्स नहीं होगा, बहुत मुश्किल होती है। और हमारे सर ऐसा बताते हैं कि वो जो मथने वाला मथनी होता है ना, उससे मथनी कर देना चाहिए, या मशीन का भी ग्राइंडर आता है, मिक्सर ग्राइंडर ऐसे घुमाने वाला, उसको अगर हमने गोल गोल घुमा दिया तो वह भी बहुत अच्छा काम करता है। तो उसका प्रयोग करना है कि पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी तरह से निरू बस्ती जब हम देते हैं तो स्नेह जो है वो ज्यादातर सिद्ध होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को स्नेह सिद्धि का मालूम है कि उसका संस्कार होना बहुत जरूरी है, आम दोष उत्पन्न न हो जाए। जैसे कि घृत को सिद्ध करने के लिए पहले बताया कि घृत को भी सिद्ध करके उसके बाद संस्कारित जो घृत होता है, भले वो अच्छा घृत है लेकिन उसको मेडिसिन डाल के फिर सिद्ध किया जाता है आम दोष को दूर करने के लिए। तिल तेल है उसको भी सिद्ध किया जाता है, और उसके बाद मेडिसिन के बाद फिर पकाया जाता है। तो दो टाइप का ये प्रोसेस होता है। एरंड तेल का भी आप लोग स्नेह कल्पना का जो भेषज रत्नावली में सिद्धिनंदन मिश्रा का जो बुक है उसमें देखिएगा, 2 मेथड से स्नेह को सिद्ध किया जाता है। एक प्राइमरी स्टेज होता है, एक सेकेंडरी स्टेज में होता है।
प्राइमरी स्टेज में आम दोष को दूर करने के लिए स्नेह को संस्कारित किया जाता है, और कुछ कुछ मेडिसिन आचार्यों ने बताया। तो ये कभी भी तिल तेल का भी प्रयोग कर रहे हैं आप लोग, तो कच्चा तिल तेल नहीं होना चाहिए, मतलब मार्केट से लाए और वो दे दिया, ऐसा नहीं है। उसको पहले सिद्ध करना चाहिए, तभी उसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा फायदा करता है। इसी तरह, और नहीं तो आप सिद्ध तेल का प्रयोग करिए, जैसे कि शुद्ध बला तेल आप मार्केट से लेके आइए, क्षीरबला तेल, धनवंतर तेल, कुट्टम चुक्की आदि तेल, मुरीवेणा तेल, बला सुगंधादि तेल, लाक्षादि तेल, और ऐसे बहुत सारे तेल हैं, चंदन मला लाक्षादि तेल, इन तेलों को डाल के और अच्छे से मिक्स करके तब बस्ती का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब क्या है कि ऐसा बता रहे हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग डोज में हम लोग बस्ती देते हैं। तो एक नया चार्ट दिया गया है आचार्य लोगों के हिसाब से, उनके मात्रा के हिसाब से एक चार्ट है, वो मैं आप लोग के सामने पढ़ रहा हूँ। तो इसमें व्याधि के बल के हिसाब से और एज के हिसाब से बस्ती द्रव्य का मात्रा कितना होता है उसके बारे में बताया है। जैसे कि 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चे को हमें बस्ती देना है, निरू बस्ती देना है, तो मेडिसिन जो होता है वो 48 ml तक होना चाहिए। 48 ml तक हम लोग दे सकते हैं, तो वह निरू बेस्ट होता है। उसी तरह से 2 साल के बच्चे को 96 ml तक दे सकते हैं, 3 साल के बच्चे को 144 ml तक दे सकते हैं, 4 साल के बच्चे को 192 ml तक दे सकते हैं, 5 साल के बच्चे को 240 ml तक दे सकते हैं, 6 साल के बच्चे को 288 ml तक दे सकते हैं। उसी तरह से 7 साल के बच्चे को 336 ml तक दे सकते हैं, 8 साल के बच्चे को 384 ml तक दे सकते हैं, 9 साल के बच्चे को 432 ml तक दे सकते हैं, 10 साल के बच्चे को, 10 साल का बच्चा है तो 480 ml तक हम निरूह बस्ती दे सकते हैं। फिर उसके बाद में 16 साल के बच्चे को हम लोग 960 ml तक बस्ती दे सकते हैं। उसके बाद में 17 साल के बच्चे को 1 लीटर 56 ml इतना हम लोग बस्ती दे सकते हैं, निरूह बस्ती। 18 साल के बच्चे को 1152 मतलब 1152 इतना ml तक बस्ती दे सकते हैं। फिर 18 साल के बच्चे को 1152। इसी तरह से 19 से 70 साल के जो ये एज है 19 ईयर्स टू 70 ईयर्स तक हम लोग नीरू की मात्रा 1152 ml मतलब 1 लीटर 152 ml तक 52 जो बोलते हैं 52 52 इतना 1152 इतना ml तक हम लोग बस्ती दे सकते हैं। या फिर आप 1150 ml इतना अप्रोक्सीमेटली देंगे तो वह श्रेष्ठ मात्रा बताई गई है। उसी तरह से 71 से 80 साल के एज में हम लोग 960 ml थोड़ा कम कर देना चाहिए। जो लोग 71 क्रॉस कर गए हैं उससे 80 ईयर्स के लोग हैं तो 960 ml तक वो लोग होल्ड कर सकते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा या एक मोड़ तक उतना होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ये होल्डिंग कितना होल्ड और रिटेन कर पाते हैं उसके हिसाब से मात्रा आचार्य लोगों ने बताई है, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। और गुद भाग में अगर हमने ज्यादा दे दिया या फिर हमने कोई भी मेडिसिन जो है वो अच्छे से नहीं सिद्ध किया है, जैसे काढ़ा का मैंने बताया कि काढ़ा आपने नहीं बनाया तो उससे क्या होता है कि आम दोष और बढ़ता है। अब पक्व रहा तो अभिसंधि गुण बढ़ेगा और उससे और तकलीफ हो सकती है, इसलिए काढ़ा को सिद्ध करके ही देना चाहिए। आप ठंडा पानी लेके आए और आपने बस्ती दे दिया तो वो गलत है, या आपने बस्ती को वो द्रव्य को जिस तरह से आसव कच्चा उससे बनाते हैं उसी तरह से कच्चा चूर्ण डाला और उसको छान के और बस्ती दिया तो यह ना अभिसंध उत्पन्न करेगा और आम दोष उत्पन्न करेगा। वह बस्ती द्रव्य थोड़ा सा कोष्ण होना चाहिए और काढ़ा बनाकर ही देना चाहिए। उसी तरह से एक और बता रहे हैं कि निरू बस्ती में काढ़ा कितना होना चाहिए और स्नेह कितना होना चाहिए, इसका एक नियम है। तो निरू बस्ती जो रहता है जैसे कि काढ़ा जो है वो 4 भाग होना चाहिए, स्नेह 1 भाग होना चाहिए, ये नियम है। मतलब 4:1 ऐसा होता है, 4 भाग काढ़ा 1 भाग स्नेह, ये मतलब व्यवहारिक नॉलेज है, ऐसा बताया जाता है। इसी तरह से वात प्रकोप अगर है, वायु के रोग हैं जैसे कि ज्वाइंट पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कमर दर्द है, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, फिर उसके बाद में पेल्विक पेन है और उसमें हमें कॉन्स्टिपेशन है, आदमान है, उदावर्त है, मूत्र कृच्छता है, तो हमें अगर वायु के प्रकोप के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, शूल है, तोद है, स्तंभ है, अंगग्रह है, ये सारे सिम्टम्स है, या प्रोलैप्स है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया, वजाइनल प्रोलैप्स हो गया, या फिर यूथरल प्रोलैप्स हो गया, कुछ ना कुछ जो प्रोलैप्स है या वृद्धि रोग है या हर्निएशन है, तो हमें उसमें कितना देना है। तो काढ़ा का 3 भाग, काढ़ा 3 भाग होना चाहिए, स्नेह 1 भाग होना चाहिए, 3:1 इतना मात्रा में दे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। पित्त का प्रकोप अगर हुआ है, हाइपर एसिडिटी हो रहा है बहुत ज्यादा, अधुक रक्त पित्त है, अधुक रक्त पित्त में तो ज्यादातर वमन करा के फिर शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर हमें वहां पे बस्ती देने का कभी जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि काढ़ा का 5 भाग और स्नेह का 1 भाग, 5:1 ये मात्रा हम लोग डिसाइड किए हैं आचार्य लोग, इसके मात्रा से देते हैं। कफ का प्रकोप है तो काढ़ा 7 भाग
और स्नेह 1 भाग, 7:1। फिर से मैं बताता हूँ, वात प्रकोप है तो 3:1, पित्त प्रकोप है तो 5:1, और कफ का प्रकोप है 7:1। तो 3-5 अनइवन जो रहता है। तो फिर से मैं बताता हूँ, 3, 5 और 7 ये काढ़ा का डोज रहता है, और 1-1-1 स्नेह मात्रा। 3:1 रहा वात प्रकोप में। उसके बाद में पित्त का प्रकोप है तो 5:1, 5 काढ़ा और 1 स्नेह। और कफ का प्रकोप है तो 7:1, 7 भाग काढ़ा और 1 भाग स्नेह। ऐसा मिक्स करके हम लोग जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कल्क द्रव्य को 1/8 मात्रा में जब हम डालते हैं, कल्क जितना हम डाल रहे हैं, चूर्ण डाल रहे हैं, तो उससे उसकी पोटेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से सुश्रुत संहिता में जो चिकित्सा स्थान, उसमें 38 नंबर चिकित्सा स्थान का 38 चैप्टर में 28 से 31 नंबर का श्लोक है। उसमें ऐसा बताया है कि हम लोग काढ़ा की जब बस्ती देते हैं, नीरू बस्ती देते हैं, तो उसमें हम लोग सेंधा नमक डालते हैं, मधु डालते हैं, शहद डालते हैं, मूत्र डालते हैं, गोमूत्र का प्रयोग करते हैं, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का प्रयोग कर सकते हैं, या खट्टे रस का, अम्ल रस का प्रयोग कर सकते हैं, मांस रस का प्रयोग करते हैं। तो अपने अपने युक्ति के हिसाब से और व्याधि के हिसाब से और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हम लोग मेडिसिन की योजना करते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि दोषों के हिसाब से बस्ती कितना, उसमें क्या क्या द्रव्य डालना चाहिए, उसका भी एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहता है। जैसे कि वात दोष है तो उसमें वातोष्ण जो काढ़ा रहता है, जैसे देवदार आदि का जो रहता है, दशमूल का रहता है। वातज रोगों में तो सुखोष्ण क्वाथ लेना है, सेंधा नमक लेना है, तेल लेना है या सिद्ध तेल लेना है, स्निग्ध द्रव्य लेने हैं, मधुर और अम्ल रसात्मक जो वात का शमन करने वाले द्रव्य हैं, मासरस का प्रयोग करके फिर उसको मिक्स करके और उसका बस्ती देना है। पित्त दोष के लिए जो बस्ती दिया जाता है, जैसे कि कुष्ठ रोग रहता है, अदुम्बर कुष्ठ रहता है, या पित्तज विसर्प रहता है, आग्नेय विसर्प रहता है, या पित्त की व्याधियां रहती है, पित्तज रक्त पित्त है और उसमें हमें बस्ती देना है, या फिर स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नेग्रोदादी गण का